नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के तहत जो बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी विषय को लेकर है, हम एक एक प्रकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, जैसा कि अंतिम कक्षाओं में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उसके तत्पश्चात बात की संधि को लेकर, उससे पहले हमने वर्ण विचार को लेकर भी यहां पर बात की। मित्रों, आज हम एक नए प्रकरण के साथ हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संधि को लेकर हमने जो बातें की हैं, जो जितनी भी टाइप्स की जो संधियां हैं, जिसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के तमाम उदाहरणों के द्वारा हमने प्रत्येक रूल्स के माध्यम से उन्हें पुष्ट करने का प्रयास किया। तो आज हम जा रहे हैं एक नए प्रकरण की ओर, जो अपने आप में एक बड़ा ही महत्व रखने वाला हमेशा विषय रहा है। इसका नाम आप इस डिजिटल बोर्ड पर देख सकते हैं। उपसर्ग के बारे में आप एक विस्तृत चर्चा यहां पर होने जा रही है। मित्रों, आशा है ये कक्षाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो लीजिए, आज का हमारा बिंदु है उपसर्ग। हालांकि मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि उपसर्ग का जो मूल शब्द है या इसका जो वाकई में जो अर्थ है वो क्या निकल कर आता है। हालांकि साधारणतः जानकारी आप भी रखते होंगे, लेकिन आज हम इसे एक विशेष तौर से पढ़ने जा रहे हैं कि वाकई में उपसर्ग और मूल शब्द और उपसर्ग की परिभाषा किस तरह से रहती है और उपसर्ग किस तरीके से जो है शब्दों के साथ जुड़कर एक विकार उत्पन्न करता है और नए शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग किस तरह से हम मूल शब्द में देखकर उसमें विभाजन कर पाते हैं। तो विभिन्न परिभाषाओं के मुताबिक और उदाहरणों के तौर पर हम इसे उपसर्ग के कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उपसर्ग की परिभाषा को लेकर। उपसर्ग किस तरह से मूल शब्द के साथ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं तो उपसर्ग में जो सर्ग है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। मीन्स जोड़ना, मेल करना या जोड़ना। उपसर्ग, सर्ग का मतलब जोड़ना या मेल करना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आज उपसर्ग की परिभाषा की, और उपसर्ग की परिभाषा या इसका जो कंसेप्ट है जिसको हम उपसर्ग को वाकई सही तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, आपके सामने है उपसर्ग, आज का बिंदु, और इसे हम पहले परिभाषाओं के माध्यम से इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनके अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। हमने सर्वप्रथम इस बारे में बात की हुई है कि उपसर्ग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने शब्द विचार किया था। क्या किया था? शब्द विचार। और इस शब्द विचार में मैंने आपसे एक बात कर रखी है कि जब भी हम व्याकरण की दृष्टि से किसी भी भाषा की समझ को बढ़ाना होता है तो सबसे पहले हम वर्ण विचार, तत्पश्चात हम बात करते हैं शब्द विचार, और फिर हम वाक्य विचार की ओर जाते हैं। ये 3 स्टेप है किसी भी व्याकरण को समझने के। वर्ण विचार को लेकर के हम बात कर चुके हैं, और शब्द विचार में हमने काफी बिंदु जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो मित्रों, ये जो शब्द विचार है, ये शब्द विचार का ही अपना एक यहां पर विषय है, और यहां पर शब्द की बात की जा रही है कि शब्द, ध्यान रहे, उपसर्ग भी अपने आप में एक शब्दांश ही होता है। क्या होता है? शब्दांश। इसे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं इसकी वाकई जो प्रकृति रूपी जो परिभाषाएं हैं, जिससे ये जो उपसर्ग वाला जो कंसेप्ट है यहां पर अच्छे तरीके से अपने जहन में उतर पाए। देखिए, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनके अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अपन उसको तोड़ नहीं सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। ऐसे कुछ मूल शब्द होते हैं जहां पर उसका विभाजन नहीं हो पाता। मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। मूल शब्द की बात हो रही है। जब भी कोई उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसमें विकार उत्पन्न करता है और एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, तो यहां पर बात हो रही है मूल शब्द की, कि मूल शब्द अब अपने आप में कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। वो किसी भी दृष्टिकोण से टूट नहीं सकते, उनका टूटना मुश्किल होता है, वो नहीं तोड़ते। और
जैसा कि मैंने आपको कई बार बात की है संधि में भी, कि संधि भी वहीं पर जो है उसका विच्छेद होता है जहां पर सार्थक शब्द हो। जब तक सार्थक शब्द नहीं होंगे, जब तक उसकी संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा। शब्द को तोड़ने के लिए जो शब्द के टुकड़े होंगे, जो इकाइयां होगी शब्दों की, जो मूल शब्द भी अपने आप में सार्थक होने चाहिए, तब जाकर ही वह संधि या किसी भी प्रकार का जो यौगिक शब्द है वो अपने आप में दो युगों में बढ़ता है। यहां पर देखिए हम उसी मूल शब्द की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। मूल शब्द की बात की यहां पर कि मूल शब्द वो कैसे होते हैं? अविभाज्य इकाई होते हैं। कैसे होते हैं? अविभाज्य इकाई। फिर एक और कंसेप्ट लेते हैं, ये शब्द सबसे पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए शब्द का निर्माण। अब यहां पर बात हो रही है उपसर्ग की। मूल शब्द तो अलग होते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की, कि उपसर्ग किस तरह से किसी मूल शब्द के आगे लगकर किसी नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि यह एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। ध्यान रखना, जितने भी प्रकार के उपसर्ग होंगे वो स्वतंत्र रूप में उनका प्रयोग नहीं होता है, और स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होने के कारण वो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसमें विकार उत्पन्न करते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। चूंकि यह एक स्वतंत्र रूप में शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपन शब्दांश कहते हैं। मैंने पहले बता दिया उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है। फिर देखिए, सार रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्या होंगे शब्दांश? कि मूल शब्द के आगे लगकर वो उसमें विकार उत्पन्न करेंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे। इस उपसर्ग के कंसेप्ट को यहां पर अपन और तरीके से समझते हैं। हालांकि इन परिभाषाओं के माध्यम से आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे पढ़े और तरीके से इसकी समझ को बनाने का प्रयास करें। तत्पश्चात हम बात करते हैं इसके आगे। एक बार इसे देख ले अच्छे से। तो मित्रों, इस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से जो है उपसर्ग को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसके आगे के स्टेप को, ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की, और यदि उपसर्ग की बात हो रही है तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्याकरण को यदि समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सर्वप्रथम आपको वर्ण विचार को, शब्द विचार को और वाक्य विचार के बारे में पढ़कर ही आप किसी भी व्याकरण को अच्छे तरीके से समझ पा सकते हैं। यहां पर हम जो उपसर्ग बात कर रहे हैं, ये उपसर्ग जो है अपने आप में एक शब्द विचार है। क्या है? शब्द विचार। हम यहां पर शब्द पर विचार कर रहे हैं। ये जो बिंदु है ये शब्द पर विचार है, शब्दों पर यहां पर विचार चर्चा चल रही है। तो ध्यान रखें कि हमने शब्द विचार में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द ने बात की, तत्सम तद्भव देशज विजय। अब अपन बात कर रहे हैं रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं व्याकरण की दृष्टि से, रचना या बनावट के आधार पर हम बात कर रहे हैं शब्दों की। तो ध्यान रखें, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन होते हैं, जिसमें सबसे पहले रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। ये रचना और बनावट के आधार पर, मतलब कि किस तरह से शब्दों की रचना होती है, उनको बनाया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार में विभाजित है। यहां पर देखिए सबसे पहले रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ध्यान रहे रूढ़ शब्द किसे कहेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूढ़ शब्द के। रूढ़ शब्द में मैं आपको ये यहां पर इस बात को यहां पर कंप्लीट करना चाहूंगा कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो जिनका जन्म ही उसी रूप में हुआ हो, किसी भी सामाजिक कारण से, सामाजिक विसंगतियों को लेकर, राजनीतिक कारणों से, या समाज की जो प्रकृति है उसके अनुसार जो वहां के क्षेत्र के लोगों ने आवश्यकता अनुसार जिनको गढ़ लिया,
वो रूढ़ हो गए। जैसे कि एक शब्द है पानी, अब पानी को न तो तोड़ा जा सकता है, न इसका कोई विभाजन है, न इसका कोई वाकई में अर्थ या इसका कोई भावार्थ निकल के सामने आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी शब्द अपने आप में एक रूढ़ है। तो रूढ़ शब्द में जन्म ही, जो जन्मा ही उसी रूप में हो, जन्मा ही उसी रूप में हो, उसका जन्म ही उसी रूप में हुआ हो, उसे अपन कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। फिर बात आती है यौगिक शब्द की। किसकी बात आती है? यौगिक शब्द की। अब देखो, सबसे पहले रूढ़ शब्द को समझ लिया कि रूढ़ मतलब वो रूढ़ हो चुका है बस उन्हीं शब्दों को लेकर, न तो उनका कोई भावार्थ है न कोई अर्थ है। वो शब्द जन्म उसी में हुआ और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब यहां पर बात आती है यौगिक शब्दों की। अब यौगिक शब्द मीन्स दो शब्दों या दो से अधिक शब्द, तो मैं यहां पर प्लस लगा देता हूं, दो या अधिक शब्दों से मिलकर उनके मेल से बनने वाला शब्द जिसमें विकार पैदा हो, वो यौगिक शब्द कहलाएगा। दो शब्दों का योग हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो, जिसमें अपन बात कर सकते हैं संधि को लेकर, समास को लेकर, उपसर्ग को लेकर, प्रत्यय को लेकर, ये सारे ही जो है अपने आप में क्या है? यौगिक शब्द है, जिसमें शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है? शब्द निर्माण होता है। शब्द निर्माण होने की विधि यहां पर यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल से बनने वाले शब्द, से बनने वाले शब्द। ध्यान रहे, हम इस उपसर्ग में इस कंसेप्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता हो कि उपसर्ग एक यौगिक शब्द है, और इसलिए पढ़ रहे हैं कि यदि कोई शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग है और कोई शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, उसका रीजन पता करने के लिए, उस कारण को पता करने के लिए हम यहां से इस पॉइंट को उठाएंगे और हम उससे कंसेप्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है, उस बात को यहां पर स्पष्ट करने के लिए हम इस कंसेप्ट को इस माध्यम से वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बेसिक चीज आपको पता रहे। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अर्थ के आधार पर तो आधार पर रूढ़ हो। कैसे हो? रूढ़ हो। और बनावट के आधार पर यौगिक हो, और बनावट के आधार पर यौगिक हो, उसे कहेंगे हम योग रूढ़ शब्द। तो ध्यान रहे, ये यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार के द्वारा बनते हैं। अर्थात उसमें कुछ चेंजेज हो जाता है जब दो शब्द आपस में मिलेंगे, तो वो यौगिक शब्द होंगे। और ध्यान रहे, ये उपसर्ग जो है ये शब्द निर्माण की विधियां होती है, और किस तरह से शब्द निर्माण होता है वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इस कंसेप्ट को देख लें। ध्यान रहे, यहां पर दो वर्ण नहीं, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द जो है वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ रहा हो। एक बार और देखने से फिर अपन बात करते हैं। अब हम चलते हैं और आगे उपसर्ग, उपसर्ग में बात कर रहे हैं शब्द निर्माण की विधि। अब शब्द निर्माण की विधि जो होती है वो यौगिक शब्दों के द्वारा होती है। इसमें पहली विधि है संधि। कौन सी है? संधि। अब संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? वर्णों का मेल।
फिर है समास। समास में होगा शब्दों का मेल। फिर है उपसर्ग। उपसर्ग अपने आप में एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। और फिर है प्रत्यय। तो प्रत्यय भी है अपने आप में एक शब्दांश। अब देखिए, चूंकि ये शब्दों के निर्माण की विधियां हैं, तो हमने संधि जब पढ़ी, जब में क्या होता कि वर्णों का मेल होता था। क्या होता था? वर्णों का मेल। दो वर्ण आपस में मिलते थे, विकार उत्पन्न होता था और एक नए शब्द का निर्माण होता था। अर्थात वर्णों का मेल होने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, और यह भी अपने आप में एक शब्द निर्माण की विधि है। तत्पश्चात समास। समास को हम पढ़ते हैं तो शब्दों का मेल रहता है, और दो शब्दों के मिलने से कोई तीसरा शब्द मिलकर सामने आता है, अर्थात वो समास है और वो भी शब्दों का ही निर्माण है। फिर है उपसर्ग। अब उपसर्ग में देखिए, मैंने आपको बताया कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। अभी सबसे पहले अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी उसमें बात की थी कि उपसर्ग अपने आप में एक शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से तो प्रयोग में नहीं आते, लेकिन किसी मूल शब्द के आगे लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करने की ताकत जो है वो उपसर्ग रखते हैं। उपसर्ग का कोई अर्थ तो नहीं होता, लेकिन भावार्थ जरूर होता है, और उस भावार्थ के आधार पर एक मूल शब्द के साथ मिलकर, जिसमें दोनों ही शब्द का, उपसर्ग का और मूल शब्द का अर्थ निहित हो, ऐसा शब्द को बनाकर सामने जब प्रस्तुत करेंगे तो वो अपने आप में उपसर्ग के साथ में शब्द जो है वो मिलकर बनेगा। अब अपन बात करते हैं शब्दांश की। तो शब्दांश क्या करता है कि ये उपसर्ग प्लस मूल शब्द के साथ लगकर, आगे लगकर, मूल शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अर्थात ये क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है। फिर प्रत्यय। प्रत्यय क्या करेगा कि मूल शब्द के बाद लगकर, बाद लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। अर्थात ये शब्द निर्माण की विधियां हैं, और इन शब्द निर्माण की विधि के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस तरह से ये टाइप्स होते हैं जहां पर शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें हम यहां पर उपसर्ग जो बिंदु है उस उपसर्ग बिंदु को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि जाना कि उपसर्ग तो खूब टाइप्स के हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के अलग 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 टाइप के आपको उपसर्ग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनके अर्थ न होकर भावार्थ होता है और मूल शब्द के साथ लगकर वो किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पर हमें यह देखना है कि वाकई में उपसर्ग को कैसे देखा जाए, उपसर्ग किस तरह से मूल शब्द के साथ में लगता है। कहीं पर हमें उपसर्ग को यदि पहचानना है तो उसके उपसर्ग की पहचान की विधि क्या होगी, और किस तरीके से हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं और मूल शब्द तक जा सकते हैं। कई बार एक जैसे शब्द होते हैं और उन शब्दों में हम भेद नहीं कर पाते कि किस शब्द के साथ उपसर्ग लगा हुआ है अथवा नहीं लगा हुआ है। तो उस विधि तक पहुंचने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को यहां पर सुस्पष्ट करेंगे कि आपको किस तरह से मूल शब्द को खोजना है, और उस मूल शब्द में कौन सा शब्द रूढ़ है, उसमें उपसर्ग शामिल है या नहीं है, या अगर है तो वो कैसे है। ये दोनों ही टाइप्स यहां पर देखना होगा हमें, और हमें उपसर्ग को खोजना और उपसर्ग की पहचान करना और रूढ़ शब्द की पहचान करना कि ये उपसर्ग, ये जो शब्द है वो बिना उपसर्ग के है और ये शब्द जो है वो उपसर्ग के साथ है। उस तकनीक को यहां पर अपन देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप एक बार देख लें इसे। अब देखिए, उपसर्ग के टाइप्स जो हैं सर्वप्रथम संस्कृत के रहते हैं, जिसमें आप 22 प्रकार के संस्कृत अपन उपसर्ग पढ़ते हैं। उसके पश्चात कुछ हिंदी के उपसर्ग भी भाषाओं में वर्क करते हैं, और कुछ उर्दू के भी जो है वो उपसर्ग कार्य करते हैं। इस टाइप से हमारे सामने
जो है उपसर्ग रहते हैं और उनसे वो मूल शब्दों के साथ लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, अब आप कहेंगे कि ये अलग अलग टाइप के जो उपसर्ग है वो कहां से आए? अरे तो पढ़नी हिंदी है, इसमें संस्कृत और उर्दू कहां से आ गई? तो ध्यान रहे, ये हिंदी का शब्दकोश है। मैंने आपको बताया है कि संस्कृत हिंदी की जननी भाषा है। यहां पर जितने भी शब्द आए हैं वो कहीं ना कहीं इसका जो माध्यम है वो संस्कृत ही रहा है, और उर्दू भी कहीं ना कहीं हिंदी का एक पार्ट रही है, भाग रही है। तो इस तरीके से हमारी जो हिंदी में जो शब्दकोश बनता है उसमें उपसर्गों का बहुत ज्यादा स्थान रहा है, और इस कारण उर्दू, हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग जो है वो हिंदी भाषा में मान्य है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं या उर्दू के उपसर्ग हैं, उनको लेकर अपन विशेष तरीके से बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम इस बात को यहां पर हम सोचने का प्रयास करेंगे कि उपसर्ग की पहचान कैसे हो, उपसर्ग की पहचान किस तरीके से, उस बात को अपन बात करेंगे। यहां पर मैं एक साधारण सा शब्द लेता हूं, जैसे ये एक उपसर्ग है, यह एक उपसर्ग मान लिया अपन ने, और एक शब्द ले लिया कारण। अब इस कारण जो शब्द है इसको, ये अविभाज्य है, अर्थात ये रूढ़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई जो है अपन भेद नहीं कर सकते। अब यहां पर इधर ये यदि ये इसके साथ जुड़ जाए और शब्द बनता है अकारण। का मतलब बिना, और ये हो गया कारण, मतलब कि बिना कारण के। अर्थात ये देख रहे हैं कि ये उपसर्ग और ये मूल शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब है अकारण। क्या है? अकारण। और ये एक नया शब्द निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह से उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अब सीधी सी बात है, मूल शब्द के साथ में उपसर्ग लग गया और एक नया शब्द मिलकर सामने आ गया। लेकिन यहां पर एक बात सोचने की है कि इस अकारण शब्द में इस कारण का अर्थ भी निहित है और अ का भी जो है वो अर्थ निहित है। उपसर्ग की सबसे बड़ी विधि यह है कि जो उपसर्ग और कारण जो अर्थ, ध्यान रखें कि उपसर्ग का अर्थ न होकर भावार्थ होता है। क्या होता है? भावार्थ। भावार्थ रहता है। तो यहां पर उपसर्ग और मूल शब्द का जो अर्थ है, उन दोनों का अर्थ निहित होना चाहिए, तब जाकर ही वो शब्द जो है वो मान्य रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अब देखिए बात, एक और शब्द ले लेते हैं अपन। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं यहां पर और एक शब्द लेता हूं दृश्य, अदृश्य। अब यहां पर बिना दृश्य के, अब इन दोनों से मिलकर शब्द बन रहा है अदृश्य। हम देख रहे हैं कि इस उपसर्ग का अर्थ भी इसमें है और इस दृश्य का भी। इन दोनों में जो है, दोनों का मिलकर जो अर्थ निहित है इसमें, इन दोनों ही शब्द, दोनों का अर्थ नए शब्द में निहित है। अर्थात ये एक मान्य नया शब्द है कि वाकई में इन दोनों की बात इसमें हो रही है, अर्थात ये एक मान्य शब्द माना जाएगा जो उपसर्ग के साथ में है। लो, जब इसका टुकड़ा करेंगे तो एक ये अ दूर जाएगा और दृश्य दूर जाएगा और सार्थक एक यहां पर मूल शब्द निकलकर सामने आ रहा है, उपसर्ग भी अपने आप में बिल्कुल तरीके से बाहर निकल रहा है। तो अर्थात ये शब्द जो है वो बिल्कुल राइट है और इसमें उपसर्ग बाहर निकलेगा और सार्थक शब्द का भी यहां पर टुकड़ा मूल शब्द में निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन यदि एक और शब्द पर बात करें, जैसे अनोखा, एक शब्द है अनोखा। अब अनोखा में यदि हम अ को बाहर निकाल लेते हैं और एक शब्द निकलकर सामने आता है नोखा। अब क्या ये शब्द मान्य है? क्या ये मूल शब्द है? नहीं। अर्थात ये अपने आप में एक मूल शब्द न होने के कारण ये
शब्द जो है अ इसके में साथ में ही है और ये एक रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। इसमें किसी टाइप का कोई उपसर्ग नहीं है, ये एक रूढ़ शब्द है और अनोखा अपने आप में रूढ़ शब्द निकलकर सामने आता है, अर्थात ये उपसर्ग के साथ में नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से उपसर्ग में जो मूल शब्द है और मूल शब्द के साथ में उपसर्ग है, यदि वो सार्थक मूल शब्द बनकर निकल रहा है साथ में, तब तो वहां पर उपसर्ग सा राइट है। अदरवाइज अगर इस तरीके से कोई एग्जाम्पल रहे तो ध्यान रहे वो उपसर्ग नहीं है और नहीं होते, वो एक रूढ़ शब्द है। अ तो यहां पर भी है, अ यहां पर भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही जगह उपसर्ग है, नहीं। आपको सार्थक शब्द को देखना होगा, उसके मूल शब्द को भी देखना होगा, फिर उन दोनों ही शब्दों का, उपसर्ग का और शब्द का अर्थ भी उस नए शब्द में निहित होना चाहिए, तब जाकर ही जो है वो शब्द भी मान्य रहेगा। ये वो कंसेप्ट है जो आपको उपसर्ग यदि शब्द में है तो किस टाइप से है, किस तरीके से आपको उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करना है, और अगर उसके अंदर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो रूढ़ शब्द है और रूढ़ शब्द में जो शब्द है वो सार्थक नहीं है, अर्थात सार्थक नहीं होने की वजह से वहां पर मूल शब्द जो है वो रहेगा, वो रूढ़ शब्द है और अपने आप में वहां पर उपसर्ग उसके साथ में नहीं है। इस तरीके से कंसेप्ट यहां पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपन, और अपन बातें करते हैं इसके आगे कि जैसे एक शब्द और है, दो चार शब्द को लेकर और बात करते हैं यहां पर। इसको देख ले आप एक बार। जैसे बात करते हैं एक दू उपसर्ग की, अब एक शब्द बनता है दू से दुनिया, एक बनता है दू माता। अब उपसर्ग तो ये है, ये बिल्कुल है, उपसर्ग बिल्कुल है। अब इससे मिलकर बना शब्द दुनिया और दू माता, दोनों में, इसमें भी दू है और इसमें भी दू है। अब इस दू माता का तो मतलब कह सकते हैं अपन दूसरी माता, या अपन कह सकते हैं यहां पर सौतेली मां, या दूसरी मां। इस तरीके से इसके अर्थ निकलकर सामने आते हैं। और दुनिया, अब दू माता, ये शब्द अगर अपन निकाल दे दू को तो माता शब्द जो बचता है वो अपने आप में सार्थक है। लेकिन इस शब्द को देखें, दू इसके साथ में भी है, दू इसके साथ लगी, दू को बाहर निकाल दें तो निया, क्या कोई सार्थक शब्द है? नहीं है। अर्थात ये जो दुनिया शब्द है ये अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, और ये उपसर्ग के साथ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जगह दू है तो दू का मतलब जो है वहां पर उपसर्ग ही है। आप मूल शब्द को भी देखें, उसके साथ में जो शब्द जुड़ा हुआ है वो वाकई में सार्थक है या नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर निकल के सामने और आती है कि यदि मैं एक शब्द दे दूं आपको दुकान, अब यहां पर तो आपने देखा कि सर आपने कहा कि जो शब्द का टुकड़ा होगा वो बिल्कुल सार्थक होना चाहिए, मूल शब्द जो है वो सार्थक होगा, और तो जो है वो दू अब निकल कर सामने आता है तो वो उपसर्ग रहेगा, और मूल शब्द है तो वाकई में वो शब्द जो है वो उपसर्ग के साथ में है। अब यहां देखिए तो यहां पर बिल्कुल दू आ रहा है और कान भी आ रहा है, लेकिन क्या ये सही है? तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि उपसर्ग और मूल शब्द दोनों का ही अर्थ उस बनने वाले नए शब्द में निहित होना चाहिए। क्या इस कान का मतलब तो ये ईयर है। अब क्या ईयर दुकान दू में और कान में, दू का मतलब क्या होगा? दू है, दूसरा है, इस तरह से बात होती है। दूसरा हो गया, दुगना हो गया, तो खराब हो गया, ये वर्ड के सामने आते हैं। अब यहां पर दुकान में क्या इन दोनों ही शब्दों का अर्थ निहित आता है? दुकान का मतलब क्या होता है कि कहां पर कोई विस्तान है ऐसा जहां पर किसी चीज की डिमांड वो आपको पूरी करता है। मार्केट में क्या होती है, दुकानें क्या करती है? हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो दुकान। लेकिन यहां पर
क्या कान का मतलब ईयर और दू का मतलब निकलकर एक शब्द में यहां पर समाहित है? नहीं। अर्थात ये दुकान भी अपने आप में क्या है? एक रूढ़ शब्द है, एक रूढ़ शब्द बनकर सामने आता है। ध्यान रहे यहां पर ये बात हमें समझ में आती है कि उपसर्ग के साथ में जो मूल जो शब्द है वो सार्थक भी होना चाहिए, प्लस बनने वाले नए शब्द में दोनों का अर्थ भी निहित होना चाहिए, तब जाकर ही वो उपसर्ग के साथ में, अदरवाइज वो एक रूढ़ शब्द है। आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देख लें इसे अच्छे से। मित्रों ध्यान रखें, ये जो मूल दोनों का ही जो है, इस मूल शब्द में जो नया शब्द निकलकर सामने आ रहा है, इन दोनों में अर्थ निहित नहीं है, अर्थात ये एक रूढ़ शब्द है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल के तहत अपन बात करते हैं, इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से अपन करते हैं। जैसा कि अपन संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग है, वो तो हम देखेंगे ही, और वो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि उन दोनों शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग दोनों का अर्थ निहित होना, प्लस जो भी मूल शब्द निकलेगा वो सार्थक होना, ये दोनों कंसेप्ट यहां पर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब जाकर ही आप जो है उपसर्ग को पकड़ पाएंगे कि शब्द उपसर्ग के साथ में है या नहीं है। अब एक और कंसेप्ट बात करते हैं अपन, जैसे अब देखिए ये शब्द निकल के आ रहे हैं, इसमें कुमाता, कुपुत्र, कुदरत, कुलीन, कुमार, इसमें भी कु है, इसमें भी कु है, इसमें भी कु है, इसमें भी कु है और इसमें भी कु है। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सबके साथ में एक जैसा उपसर्ग आपको वो दे देंगे, आपको उसमें ये वहां पर जांच करनी है, इवैल्यूएशन करना है नियमों के आधार पर कि कौन सा शब्द उपसर्ग के साथ में है और कौन सा नहीं है, कौन सा रूढ़ शब्द है और कौन सा उपसर्ग के साथ में। उसमें से एक आंसर आपका सही होगा, या तो है या नहीं, प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब देखिए कुमाता, कुपुत्र, कुदरत, कुलीन और कुमार। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि कु को दूर कर दे तो माता निकल के सामने आ रहा है, मतलब कि ये जो है बिल्कुल मूल शब्द और उपसर्ग के साथ में है, अर्थात यहां पर उपसर्ग है। कुपुत्र, कु को भी दूर करें और पुत्र को दूर करें तो ये भी उपसर्ग के साथ में है। अब देखिए कुदरत, यदि कु को दूर कर दे तो दरत बचता है, मीन्स यहां पर ये क्या है? रूढ़ शब्द है, मतलब कि ये एक रूढ़ शब्द हो जाएगा और यहां पर उपसर्ग नहीं है। फिर कुलीन, यदि मैं कु को दूर कर दूं और लीन मतलब कि मग्न हो जाना, मग्न हो जाना, कु मतलब कि बुरा, बुरे में मग्न हो जाना मतलब कि सेट नहीं हो रहा मामला, अर्थात ये भी अपने आप में कु के साथ में नहीं है और ये एक रूढ़ शब्द, लेकिन ये एक अलग ताप से। देखो ये बना है प्रत्यय के साथ, कुल, धन, इन, इसमें इन क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। और कुल, कुल शब्द के साथ में, मूल शब्द के साथ में इन लगने से ये बना है कुलीन। तो हमें शब्द को इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि कहां पर शब्द बन रहा है। अब यहां पे आगे बन रहा है कुल और धन इन, कुलीन, अच्छे परिवार का कुलीन है ये। तो यहां पर उपसर्ग अगर पहचान करने का कहे अगर परीक्षाओं में, तो ये शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है अपने आप में कुलीन, लेकिन अगर वाकई में भी है तो इसमें एक प्रत्यय के साथ में जुड़ा हुआ है। इस शब्द को इस दृष्टिकोण से भी आपको देखने का प्रयास करना है। अब आगे है कुमार, मार, कु, बुरा, मार क्या है? नहीं, गलत, ये भी अर्थात इसके अंदर भी उपसर्ग नहीं है। अर्थात हम देख रहे हैं कि मूल शब्द और उपसर्ग दोनों का ही अर्थ निहित हो, प्लस जो भी मूल शब्द आए वो सार्थक होना चाहिए,
तो ये अलग अलग तरीके हैं उपसर्ग को पहचानने के, और इस तरीके से आप एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, इस क्लास के माध्यम से आपने उपसर्ग की पहचान किस तरह से होती है या उपसर्ग को किस तरह से निकाला जाएगा, मैंने आपको दोनों तीनों ही तरीकों के बारे में बात की है कि मूल शब्द हो, उपसर्ग हो, साथ में मूल शब्द जो वो सार्थक हो, प्लस जो नया शब्द बनने वाला उन दोनों का ही अर्थ उसमें निहित हो, प्लस हम देखते हैं कि जो मूल शब्द है वो जो उपसर्ग लगा है उस उपसर्ग का भावार्थ उस नए शब्दों के साथ में है या नहीं है, और जो जो बनने वाला जो मूल शब्द होगा वो सार्थक होना चाहिए। इन तरीकों से आप एक सही उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा में हमें उपसर्ग यदि किसी शब्द के साथ में है तो क्यों है और कैसे है, और नहीं है तो कैसे है, हमने रचना और बनावट, शब्द विचार और संधि, जो शब्द निर्माण की विधियां हैं उनके निर्माण से उपसर्ग की पहचान करने की कोशिश इस क्लास के माध्यम से हमने करने के प्रयास किया। आशा है आपको इस कक्षा में उपसर्ग की पहचान करने में कुछ सहायता मिली होगी, और आगे भी हम जितने भी टाइप्स के उपसर्ग हैं उनको देखने की प्रयास करेंगे तमाम उदाहरणों के माध्यम से। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।